Assalamu alaikum. Welcome to Career Carvan. I am Ahsan Ali. Today in this lecture we will discuss the remaining part of chapter 5 from the Punjab textbook of Computer Studies of class first year. In the previous lecture we were discussing about the computer architecture, its components, and also we have discussed main memory, registers, segments, and instruction set and code formats, etc. So in this lecture we will discuss the remaining part of that chapter. In this lecture we will discuss fetch, decode and execution cycle. Also we will discuss the software, its applications, and its types. Also we will discuss programming languages, and also after that we will discuss programming languages, how many types of programming languages and compilers, translators. So stay tuned, let's start. So fetch, decode, execution cycle जो होती है बेसिकली अगर हमने कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। तो ये साइकिल जो होता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वह किस तरह से होता है, वो एक साइकिल है हमारे पास जो आपको नज़र आ रही है। इसी के थ्रू सारे के सारे जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो होता है, जो कोड, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी प्रोग्राम अगर हमने उसको रन करना होता है, चलाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो सबसे पहले जब हम उसको ओपन करते हैं वो सारा का सारा जो प्रोग्राम होता है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। तो फिर उसके बाद जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस है वो 1 बाय 1 जो सीपीयू होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। वो सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस होती है, एक एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू अपने पास लेके आता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और जो उसका रिजल्ट होता है वो उसको दोबारा मेन मेमोरी के ऊपर राइट करवा देता है। तो इसी तरह ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इस साइकिल के एग्जीक्यूशन का वो है फेच करना। तो अब फेच जो होता है हमारे पास, उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो हमारा कोड होता है वो मेन मेमोरी के अंदर पड़ा होता है। सबसे पहले जो कोड है वो या तो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा या हमारे हार्ड ड्राइव में पड़ा होगा, कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हमारा जो प्रोग्राम है जिसको हमने ओपन करना वो वहाँ पे हो सकता है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर है उसको हमने ओपन करना है। तो सबसे पहले जो सारा वो हार्ड ड्राइव पे पड़ा होगा, तो हमने जब फेच करना है तो फेच करने में क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हार्ड ड्राइव से उठ के मेन मेमोरी में आएगा। तो सारा का सारा वहाँ पे उसको फेच किया जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। तो जो लोड करने वाला प्रोसेस है कि वो उस सारे को कोड को हमने प्रोग्राम को लोड करना है मेमोरी के अंदर, उसको हम कहते हैं बेसिकली फेच करना। और फिर मेन मेमोरी से हमने वो कोड को सीपीयू के पास लेके जाना है। किस तरह से लेके जाना वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि एक दफ़ा जब हम उस कोड को मेन मेमोरी के अंदर लोड कर लिया है ताकि वो जो उसकी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो सके, तो जो लोडिंग वाला काम है मेन मेमोरी के अंदर लोड होना, उसको हम कहते हैं बेसिकली फेच करना। तो हमारे पास जब कोड पूरा प्रोग्राम हमारे पास फेच हो जाता है, फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो होता है डिकोड करना। अब डिकोड करना मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हमारी होंगी वो प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। उस जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता, तो हमने उसको कन्वर्ट करना होता है, उसको हमने मैपिंग करनी होती है, ट्रांसलेशन करनी होती है, उसको डिकोड किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर उससे फेमिलियर हो सके, उसके जो सिंटैक्स है उससे फेमिलियर हो सके। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कोड है उसको फॉर्मेट किया जाता है, उसके कुछ ख़ास रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है जिसकी वजह से हम उसको डिकोड करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑप कोड होता है, ऑपरेशनल कोड और मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। तो हमने वो जो इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आती है उसको डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिवाइड करके उसका जो ऑप कोड है वो उसको सेपरेट करना होता है, जो उसके ऑपरेंड है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो उसे हम कहते हैं डिकोड करना। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये ऐड AL, AH। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि इसको किस तरह से चलाना है, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होगा सबसे पहले इसको मेमोरी से फेच करेगा, फेच करके उसके बाद इसको करेगा डिकोड। अब डिकोड करने से उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये हमारे पास ऑपरेशनल कोड है जो ऐड है, ये ओप कोड है और ये उसके जो मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये 2 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन कोड है हमारे पास, जिसमें हमें 2 मेमोरी एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। तो वो मेमोरी एड्रेसेस को जाके फेच करे, जो उनकी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो होगा हमारे पास, जैसे ही डिकोड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमने डिकोडिंग कर ली है, जो भी इसका
हमारे पास मशीन कोड था वो आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा एग्जीक्यूशन का। इसी स्टेप में सीपीयू बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करता है। जो एग्जीक्यूशन होती है, कैलकुलेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की, अगर उसके एग्जीक्यूट करना तो जो इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आएगा, जो कैलकुलेट होगी, वो इस स्टेप में होगी एग्जीक्यूशन के। लेट्स सपोज हमने वो ऐड वाला प्रोसेस चलाया, उसको फैच कर लिया, डिकोड कर लिया, हमें पता चल गया कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है जो कि AL और AH के अंदर मेमोरी एड्रेसेस पड़े हैं, उसकी जो मेमोरी लोकेशंस है वहाँ पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको हमने ऐड करना है। तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन वाले स्टेप में वो वाले जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो वाले रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होंगे। वो वाले रजिस्टर्स अब सीपीयू के पास जाएंगे, तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट या ALU जो भी उसके अगेंस्ट होगा। तो इस केस में हमारे पास हमने एडिशन करना, तो हमारा जो AU है अरिथमेटिक यूनिट, वो वाला इसमें यूटिलाइज होगा। तो वो क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड कर देगा, जो रिजल्ट होगा उसको दोबारा मेन मेमोरी के ऊपर राइट करवा देगा। ये जो भी उसको इंस्ट्रक्शन लिखी होगी वो या तो उसको पेपर पे प्रिंट कर देगा, मेमोरी पे राइट करवा देगा, या उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। तो जो भी होगा, तो इसी तरह से ये पहले एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरह जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। और ये वाला जो साइकिल है इसी तरह रिपीट होता जाएगा। सबसे पहले फैच होगी इंस्ट्रक्शन, उसको डिकोड किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको फैच किया जाएगा, उसको डिकोड किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मेमोरी प्रोग्राम है जिसके अंदर ये वाली इंस्ट्रक्शंस लिखी है वन बाय वन। तो इसको जब हमने एग्जीक्यूट करना होगा तो सबसे पहले इसको फैच किया जाएगा। फैच करने से हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर हमने देखा था, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के अंदर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जाएगा 101 का एड्रेस बस के थ्रू। हमारे पास जो एड्रेस बस होगी उसके थ्रू ये वाला जो एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर जाएगा, उसके अंदर 101 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, हमारे पास सबसे पहले पीसी यूटिलाइज होगा प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद हमारा जाएगा MAR जो रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो यूज़ होगा। उसमें क्या होगा कि जो ये वाला एड्रेस है वो उसको पॉइंट आउट करेगा जहाँ पे ये वाली इंस्ट्रक्शंस पड़ी है, तो इसको लोड करके यहाँ पे लेके आएगा, MAR यूज़ होगा। उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पीसी आएगा, पीसी के अंदर प्रोग्राम काउंटर, उसमें 101 आ जाएगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा MAR आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसके अंदर भी जहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पड़ी हैं वो वाला हमारे पास आ जाएगा 101 कि ये वाली इंस्ट्रक्शन इसने एग्जीक्यूट करनी है। पीसी के अंदर तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो वाला आएगा। तो फिर MAR क्या करेगा, वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका जो एड्रेस है वो अपने अंदर स्टोर करेगा। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर हमारे पास यूज़ होगा MBR। तो MBR के अंदर क्या आएगा, जो बफर रजिस्टर है वो बेसिकली करेगा MAR के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस पे जाएगा और जो वैल्यूज़ होंगी उसको वो MBR के अंदर स्टोर करवा देगा। तो MBR के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी वो आ जाएगी ऐड की, उसमें AL और AH। AL और AH है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और ये उसकी लोअर 8 बाइट्स है और ये उसकी हायर 8 बाइट्स है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ पड़ी होंगी जो कि ऐड का ऑपरेशन होगा उनको ऐड करवा देगा। तो MBR के अंदर वो पड़ा होगा। तो उसके बाद हमारी जो इंस्ट्रक्शन अपडेट होगी, हमारे पास जो रजिस्टर यूज़ होगा उसे हम बोलेंगे IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसके अंदर बेसिकली ये वाली जो इंस्ट्रक्शन होगी हमारे पास ऐड वाली हो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में IR के अंदर। फिर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। पीसी की वैल्यू 101 से 102 हो जाएगी और ये वाली एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी IR के अंदर आएगी तो इसका मतलब है कि हमने वो वाली इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया है। अब फैच वाला हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, IR के अंदर ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमने वो इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया है मेमोरी से, हमारे पास अब CPU के अंदर वो आ चुकी है। अब हमारा प्रोसेस होगा डिकोड का। तो जो CPU होगा फिर उसको डिकोड करेगा, जो भी उसका प्रोसेस था उसका ऑपरेशनल कोड और उसके जो मेमोरी एड्रेसेस उनको सेपरेट करके और वहाँ से जो डेटा था वो गेट करके तो उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा।
जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी तो तब हमारी कंट्रोल बस और जो डेटा बस है वो यूटिलाइज होंगे हमारे पास। जो भी यहाँ से डाटा आएगा वो डेटा बस के थ्रू आएगा, जो हमारी कमांड्स होंगी राइट के रीड के वो हमारी कंट्रोल बस के थ्रू यहाँ से आएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। ये एग्जीक्यूशन ऐसे ही चलती रहेगी, पहले फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह 1 बाय 1 सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो डेटा बस और कंट्रोल बस के थ्रू हम या तो मेमोरी में राइट करवा देंगे या डिस्प्ले करवा देंगे जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी होंगी। तो ये था हमारा फैच डिकोड एग्जीक्यूशन का साइकिल। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको पेपर में आएगा तो आपने इसी तरह इसकी डायग्राम बनानी है, एक एग्जाम्पल लिखनी है और थोड़ी सी इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपने बता दी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर बेसिकली हदायत का मजमुआ होता है जो कि एक एक करके सीक्वेंस में चलती है और जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। हमारे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं, यूज़र की कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे आम जिंदगी में यूज़ किए जाते हैं, जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर बिल्ड किए जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, आसानी के लिए हम सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। और बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किए जाते हैं जो कि सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए जो ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, उसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बगैर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नहीं चल सकता, वो अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद से दूसरे हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आम जो यूज़र होता है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनके फर्दर 3 टाइप्स हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम को चलाने के लिए या जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा उसको चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑपरेटिंग और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके बगैर ये जो हमारे कंप्यूटर होता है वो नहीं चल सकता। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज एंड डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के साथ जितने भी हमारे पास डिवाइसेज अटैच होती है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बगैर जो हमारा सिस्टम है वो नहीं चल सकता। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंटीवायरस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। उसके बगैर हमारा जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें किसी किस्म का कोई वायरस आ सकता है, कोई भी इन अटेंशन कोई मॉलवेयर किसी किस्म का कोई वायरस अटैक कर दे तो हमारी जो फाइल्स हैं वो रिमूव हो सकती है, जो डेटा हमारा लीक हो सकता है, किसी के साथ शेयर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। उनमें हमारे पास जो है एंटीवायरस आर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर हमने कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करनी है तो उसको अटैच करने से पहले हमें उस स्पेसिफिक डिवाइस का एक ख़ास किस्म का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि उसको चलाने के लिए मददगार साबित हो। उसके डिवाइस ड्राइवर के बगैर हम वो जो डिवाइस अटैच करें उसको हम अगर कनेक्ट कर भी लें तो वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना है तो हमें उस प्रिंटर की जो ख़ास कंपनी है जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया, डिज़ाइन किया है, उसी कंपनी का ख़ास जो ड्राइवर होगा वो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ही वो स्पेसिफिक प्रिंटर चल सकेगा। अगर हमने किसी दूसरी कंपनी का प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उसका स्पेसिफिक ड्राइवर होगा जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमने कोई आउटपुट डिवाइस है, फॉर एग्जांपल स्पीकर्स हैं, उनको अटैच करना है तो उसके लिए जो डिवाइस ड्राइवर है वो अलग होगा। तो ये थे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यूज़र्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं।
तो इनकी फर्दर दो टाइप्स है, कस्टम बिल्ड और पैकेज सॉफ्टवेयर। जो कस्टम बिल्ड है उसके नाम से वाज़ेह है कि ये ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं, ख़ास कंपनी के लिए, ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आपने देखा ख़ास किस्म के जो मेडिकल स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उनका अपना सॉफ्टवेयर सेटअप होता है, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया होता है, जिसके साथ ख़ास किस्म की डिवाइस अटैच होती है, फॉर एग्जांपल बार कोड रीडर और एनी स्कैनर। तो वो क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारा डाटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं और उसको स्कैन करके सारी कैलकुलेशन वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ही करते हैं। तो वो वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन करवाए होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर। अब पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्लीट पैकेज होता है जो कि आम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनको कोई ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकती है और जो आम शख्स है, जो आम तौर पर लोग होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, किसी किस्म की हमने कोई एडिटिंग करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो हम वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है वर्ड प्रोसेसर, हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसी तरह हम एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड किया, अगर हमने किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना है, कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो हम उस पर कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्लाइड्स वगैरह बनानी है, प्रेजेंटेशन करनी है, तो हम पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो कि आम तौर पर यूज़ किए जाते हैं यूज़र की तरफ से, तो उनको बोलते हैं हम पैकेज सॉफ्टवेयर। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर और उनकी क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज अटैच टू द कंप्यूटर। अब इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं? जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप्स की जो एप्लीकेशंस है उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सके। अगर हमने कोई भी जो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, जिसकी वजह से हमारे जो डिवाइसेज हैं वो वर्किंग फॉर्म में होती हैं। तो उसके बाद जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो पैकेज सॉफ्टवेयर है, कस्टम बिल्ड है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये वाले रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे ये वाले रिसोर्सेज की एक्सेस दे दो, ग्रांट दे दो। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्मफुल तो नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता कि इसमें कोई वायरस हो। तो इस तरह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेक करता है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देता है। और इंस्टॉल करने के बाद उसको वो सारी एक्सेस और जो राइट्स हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्शन, इनपुट और आउटपुट, ये सारे के सारे उसको प्रोवाइड कर देते हैं जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैकएंड पे रनिंग फॉर्म में होता है, जो भी हम नई एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल करते हैं वो हमें नज़र आ जाती है। तो जो सारा का सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो कि सारा प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, लेकिन हमें वो यूज़र को सामने फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रहा। तो वो बैक एंड पे सारी चीज़ें मैनिपुलेट करता है, उनको मैनेज करता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर लोड होता है तो मेमोरी को मैनेज करके उसमें सॉफ्टवेयर को लोड कर देता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके काम है जो कि यहाँ पे लिस्ट डाउन है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब पहले डिस्कस करते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। उनमें हमारे जो इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज है, वो आ जाते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर्स, और हमारे पास जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेज है वो आ जाती हैं। उसके अलावा कोई भी हमने एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करनी है तो वो सारी की सारी हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज में आती है। तो उन सबको मैनेज करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना कि कौन सी डिवाइस कैसे अटैच करनी है, वो किस तरह से इनपुट लेनी, किस तरह से उसको रिस्पॉन्स शो करवाना, तो सारी की सारी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी मैनेजमेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो होता है मेन मेमोरी, जिसके अंदर जो प्रोग्राम में आगे लोड होना होता है। तो मेन मेमोरी या रैम के अंदर उसकी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड मेमोरी होती है और अगर हम एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेन मेमोरी के अंदर उतनी मेमोरी मौजूद हो जो कि वो सिस्टम एप्लीकेशन को वहाँ पे लोड कर सके। अगर वहाँ पे वो उतनी स्पेस नहीं होगी
तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेमोरी को मैनेज करे और जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आया है उसको मेन मेमोरी में लोड करे। अगर वहाँ पे कोई जगह नहीं है मेन मेमोरी के अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस तरह से मेमोरी को मैनेज करता है। जो पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं वो उनको स्लीप पे कर देगा, उनको वो रिमूव कर देगा, वहाँ से उनके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा थोड़ी देर के लिए जब तक वो नया सॉफ्टवेयर वहाँ पर लोड हो रहा है। तो वो सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। उसके बाद आ जाता है लोड एंड एग्जीक्यूट। इसमें वही वाला काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी प्रोग्राम हम ओपन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, सबसे पहले उसको लोड करें मेन मेमोरी के ऊपर और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि प्रोग्राम को लोड किया मेन मेमोरी के ऊपर, अगर उसके मेमोरी नहीं है तो मेमोरी फ्री करके उसको लोड किया और उसको स्टार्ट कर दिया और उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा डेटा सिक्योरिटी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी सिक्योरिटी की भी हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखो अगर हमारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर है, जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूज़र लॉगिन का। हम वहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, कोई भी सेट कर सकते हैं, पिन कोड सेट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन भी होते हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट अपना सेट कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने अपना कंप्यूटर को लॉगिन करना हो, स्टार्ट करना हो तो हम वहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें तो ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो लॉगिन होगा और हमें वो सारी फाइल्स की शो होंगी। अगर कोई दूसरा आके उसको एक्सेस करेगा, उसको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो हमारा जो डेटा वो सेफ़ है, सिक्योर है। तो इस तरह की सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यूज़र इंटरफेस। अब जो यूज़र इंटरफेस है वो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आती है आम यूज़र को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है सारी मैनेजमेंट वो बैकएंड पे कर रहा होता है, लेकिन जो हमें इंटरफेस नज़र आता है सामने स्क्रीन पे उसे कहते हैं हम इंटरफेस, जिसके थ्रू जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कि कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन करनी है, डिलीट करनी है, कोई फाइल उसको रीड करना है, एडिट करना है, तो हम इंटरफेस के थ्रू करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली हमें दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करता है। पहला आता है डोस, दूसरा है GUI। जो डोज होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट उसे कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस भी कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, CLI। इसमें होता है कि हमारे पास ब्लैक स्क्रीन होती है, बिल्कुल हमने कमांड्स लिख के कोई भी चीज़ ओपन करनी होती है। अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो हम वो ख़ास फोल्डर के अंदर जाके उस खास फाइल का नाम, एग्जैक्ट नाम और उसकी एक्सटेंशन वहाँ पर टाइप करते हैं और उसको प्रेस करते हैं, फिर वो ओपन हो जाती है। इसमें मुश्किल ये होती है कि हमें वो सारी की सारी कमांड्स याद रखनी पड़ती है, और अगर हमने कोई फाइल डिलीट करनी है उसके लिए अलग कमांड है, अगर हमने कोई फाइल रीड करनी, ओपन करनी, एडिट करनी, तो हर एक काम के लिए अलग अलग कमांड्स हैं। तो हमें वो सारी कमांड्स याद रखनी पड़ती है। हमें किसी किस्म का कोई इंटरफेस नहीं, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है और चीज़ें ओपन हो जाती हैं। इसके बरक्स जो दूसरा है फेमस और मशहूर ज़माना इंटरफेस, उसे कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या होता है, हमारे पास आइकन्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, मेन्यूज़ होते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं उसे। जो जैसे हम कोई क्लिक करते हैं तो एक फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक ओपन हो जाता है कि आपने इसको ओपन करना है, डिलीट करना है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है, हम सिंपली उस पर क्लिक करते हैं, हमें सारे के सारे आइकन्स डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। माई कंप्यूटर का, डॉक्यूमेंट का, गूगल क्रोम का, रिसाइकल बिन का, नेटवर्क मैनेजमेंट का, कंट्रोल पैनल का, इस तरह के सारे जो होते हैं आइकॉन्स हमें वो डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आते हैं। हम कोई भी फोल्डर ओपन करना है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम सिंपली उस पर क्लिक करके एंटर करके उसमें जा सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करते हैं। जो डोस है उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड लाइन के तौर पर जाना जाता है, MS माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से था डोस। उसके बरक्स जो GUI है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकते हैं। जो डोस है उसमें लिनक्स, यूबंटू, सोलारिस, इस तरह के सारे वो कमांड लाइन है। उसके बरक्स हमारे पास जो GUI है उसमें विंडोज़, मैकिन्टोश, तो इस तरह के जो भी हैं वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड हमें करते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके सारे जो फंक्शनैलिटीज़ है जो हमें प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स हैं और इसके यूजेस हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का आपको पता है कि किसी भी किस्म के शख्स से अगर हमने बात करनी हो तो सबसे पहले हमें उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर हमने किसी से कम्युनिकेट करना है, उससे बातचीत, उसको कोई बात समझानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है या बतानी है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए हमें उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है और उसको हमारी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इसी तरह हम
आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम से कोई बात करनी है, उसको कुछ समझाना है कि हमें फ़लाँ फाइल ओपन करो या उसको एडिट करो, डिलीट करो, तो उसके लिए कंप्यूटर की ख़ास किस्म की लैंग्वेज है, हमें वो आना ज़रूरी है। उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम लिखते हैं। जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, वो सारे किसी ख़ास किस्म की लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं। अब वो करते क्या हैं, उसमें ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है, हम उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं लाइन बाय लाइन कि पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका मजमूआ जो होता है उनको बाद में एक फ़ाइल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उस फाइल को हम कहते हैं ये हमारा एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको ख़ास किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड किया जाता है, उनको लिखा जाता है जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है उसका ये मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए आसानी होती है। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर सिस्टम के नियर होती है, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होती है, उसको हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या हमें उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उसको समझने के लिए। लेकिन वो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो ख़ास किस्म का डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के ज़्यादा करीब होती है और ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती ईजीली। तो इसकी जो फर्दर टाइप्स है हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है। जो मशीन लैंग्वेज है वो बिल्कुल बाइनरी लैंग्वेज है, 0-1 वाली जो डिजिटल लैंग्वेज होती है हमारे पास, वो वाली लैंग्वेज है, वो मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसमें हमें किसी किस्म की कंपाइलेशन या उसको ट्रांसलेट करने या उसको कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कंप्यूटर या मशीन्स होती है, मशीन कोड बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि उसको कोई भी मशीन उसके लिए उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। वो 0 और 1 की फॉर्म होती है, वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो वो हम किसी भी मशीन को दें तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन कोड होता है, बेसिकली वो 0 और 1 होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है कि वो सर्किट वो ऑन है। तो इसी तरह वो डिजिटल सिग्नल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है ख़ास, जो कि हमें डिज़ाइन किया जाता है। इसको एडिट करना मुश्किल होता है, मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। अगर इसमें जो मशीन लैंग्वेज में किसी किस्म का कोई एरर आ जाए, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एरर को रिमूव करना, रिजॉल्व करना इशू को, ये मुश्किल होता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है और मशीन उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती है। उसके बरक्स हमारे पास दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी हटके है और ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल भी है, लेकिन मुश्किल लैंग्वेज है। इसमें होता है कि हम कुछ इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शंस है उनको ऐड करना है, 2 मेमोरी एड्रेसेस को ऐड करना है, उनको मूव करना है, तो उसके लिए हम MOV, अगर ऐड करना है तो उसके लिए ADD ऐड, और उसके बाद हम रजिस्टर्स के एड्रेसेस और मेमोरी एड्रेसेस को बताते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना। तो जो इसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसके लिए बाद में हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कि इसको ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है इसको बाद में मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी आसान है और ह्यूमंस के लिए समझना मुश्किल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसे कहते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है, ईजीली वो इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स होते हैं। अगर हमने इनपुट करवानी हो, आउटपुट करवानी हो, तो उसके लिए सिंपल कीवर्ड्स मौजूद है, इंस्ट्रक्शन मौजूद है जो कि आम इंसान भी समझ सकता है, और उसी इंस्ट्रक्शंस को हमने एक सीक्वेंस के साथ लिख देना होता है ताकि जो कंप्यूटर है वो उनको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सके। तो जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनकी एग्जांपल में हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा, कोबोल, पाइथन, तो जावास्क्रिप्ट और इस तरह की ये सारी की सारी हमारे पास मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि यूज़ की जाती हैं डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल की या सिस्टम एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और हमारे पास एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं यूज़र्स के लिए, और उन सबको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो बनाई जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में लिख के उसको एक फाइल में बंद कर देना, उससे हम कहते हैं कि सोर्स कोड है। सोर्स कोड आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या हम असेंबली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं।
तो सोर्स कोड होता है बेसिकली जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोई एरर होता है वो हम उसको में फाइंड करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। जो मशीन लैंग्वेज होती है बेसिकली जो सोर्स कोड है वो कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज में ताकि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो बेसिकली मशीन कोड होता है। मशीन कोड मतलब 0 और 1। Once source code has converted to object code, it cannot be changed or altered। तो जैसे ही हम सोर्स कोड को चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में, तो उसमें बाद में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। वो वाली जो फाइल होती है ऑब्जेक्ट कोड वो एग्जीक्यूटेबल होती है मशीन के ऊपर। वो जो ऑब्जेक्ट कोड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर हमने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट कोड होगा, ऑब्जेक्ट फाइल होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर हमने वही अपना जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड हमारा सेम रहता है, हम सोर्स कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर। तो जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट कोड डिफरेंट होता है। अगर हमने विंडोज़ पे अपनी एप्लीकेशन रन करवानी तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट कोड होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। अगर हमने ऑपरेटिंग जो एप्पल का या मैकिन्टोश या लिनक्स या उबुंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो डिफरेंट होगी, उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, उसका जो कोड होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जो सोर्स कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो सेम रहता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। तो इनकी जो कन्वर्जन होती है बेसिकली उससे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, वो हर लैंग्वेज का अलग होता है। अब उसमें क्या किया जाता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास होता है वो हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। अगर हमने C++ का कोड हो उसको हमने कंपाइल करना है या हमने उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या करेगा कि सोर्स कोड, जो सोर्स फाइल है हमारी, उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो जिस भी लैंग्वेज के अंदर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर और उसकी एक मशीन ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। सोर्स कोड लिखा हुआ हमारे पास सोर्स फाइल के अंदर, सोर्स फाइल है उसके अंदर सोर्स कोड लिखा हुआ है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। तो अब ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस सोर्स कोड को पकड़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो और मशीन कोड जो होगा उसके लिए एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा और वो वाली जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो उस सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूटेबल होगी, उसको हम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स है, उसकी लैंग्वेज के लिहाज और उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। जो असेंबलर होता है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो जो कि सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा होता है, जो सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, उस कोड को कन्वर्ट करता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर को यूज़ करते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको 0 और 1 वाली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसका एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, असेंबली फाइल। उसकी एक्सटेंशन होती है .asm और वो वाली एग्जीक्यूटेबल होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास जो ट्रांसलेटर, उसका नाम है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है कि हमारे पास जो सोर्स फाइल के अंदर कोड पड़ा होता है वो सारी की सारी फाइल को रीड करता है, कंप्लीट सोर्स फाइल को। उसके अंदर जो भी जिस भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होता है, हर लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो डिफरेंट होता है। अगर हम C की बात करें उसका कंपाइलर डिफरेंट होगा, C++ का अलग होगा, जावा का कंपाइलर अलग होगा। तो हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर मौजूद होता है। तो वो उसमें होता ही है कि हमारे पास जो भी सोर्स फाइल है उसमें जितना भी कोड लिखा है वो किसी भी लैंग्वेज में, उसको सारा का सारा एज अ होल रीड करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है पूरी की पूरी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। और जो ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड होता है वो एग्जीक्यूटेबल होता है, उसको हम उस प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। तो जो कंपाइलर हो बेसिकली पूरी की पूरी सोर्स फाइल को एक ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसमें हमारे पास एक सोर्स फाइल होती है और उसके बाद एक सोर्स कोड की भी एक फाइल होती है, जिसको हम बाद में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं कि जी आप अपने सिस्टम पे रन कर लें। तो जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल होगा वो उस पर रन हो सकते हैं ईजीली। जो कंपाइलर है वो पूरी फाइल को एज अ होल रीड करता है। अगर इसमें कोई एरर्स हो तो वो उसको कंपाइल नहीं करता। पहले वो कहता है कि जी अपनी प्रोग्राम जो सोर्स फाइल है उसमें जो एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर्स वगैरह,
वो आप रिजॉल्व करें, उसके बाद फिर उसको कंपाइल करता है। तो जैसे वो कंपाइल हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, उसमें हम बाद में चेंजिंग नहीं कर सकते, वैसे चीज़ चलेगी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर के वो भी बेसिकली कंपाइलर ही होता है, लेकिन जो कंपाइलर है वो पूरी फाइल को इकट्ठा रीड करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है। अब उसमें होता है कि जैसे हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस का एक सोर्स फाइल है, उसमें सबसे पहली जो लाइन है, सबसे पहले वो इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा, चेक करेगा उसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर उसमें एरर नहीं निकलेगा फिर उसको वो कंपाइल करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दूसरी लाइन को पकड़ेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा, चेक करेगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा उसको इंटरप्रेट करके तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसी तरह वो पूरी की पूरी फाइल को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता जाता है, कन्वर्ट करके मशीन कोड के अंदर। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक फाइल है, उसकी एग्जीक्यूशन साथ ही स्टार्ट हो गई है बिल्कुल, और उस अगर मिड के अंदर कोई एरर आ गया है तो उसकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। तो हमारे जो पहले जो कोड चला वो भी बिल्कुल ज़ाया जाएगा, उस दरमियान में आके वो स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन उसकी एरर आ सकता है। तो ये काफ़ी स्लो सिस्टम है क्योंकि वन बाय वन एग्जीक्यूशन होती है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। जो इंटरप्रेटर होता है उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन होती है हर लाइन की, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता। एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर, कंपाइलर में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है और ऑब्जेक्ट फाइल तब बनती है जब वो पूरी की पूरी सोर्स फाइल को रीड कर लेता है, उसमें जो एरर्स होते हैं वो रिजॉल्व कर लेता है। अगर उसमें कोई एरर हो तो वो कंपाइल ही नहीं करता, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल ही नहीं बनाता। तो जब तक उसमें कोई एरर ना हो, एरर हो जब तक, तो तब तक वो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। तो सबसे पहले उसके एरर्स ख़त्म किए जाते हैं, जब वो एरर फ्री हो फिर उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाया जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर में अगर मिड के अंदर या लास्ट पे कोई एरर है तो वो उसको नहीं पता चलेगा जब तक वो एंड तक पहुंचेगा नहीं। तो वो वन बाय वन उस लाइन की एग्जीक्यूशन करता है और लास्ट में जाके अगर कोई एरर आ गया तो वहाँ पे वो एरर दे देगा, क्रैश कर देगा। इंटरप्रेटर की कोई भी एग्जीक्यूटेबल या ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती और कंपाइलर के अंदर बनती है। तो सबसे जो हमारे पास बेहतरीन ट्रांसलेटर वो कंपाइलर है, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है, और हर लैंग्वेज का ये अलग होता है। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है, जो मैंने सारा प्रोसेस बताया सोर्स कोड का, कंपाइलर का, इसकी एक डायग्राम है जिससे हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। एक सोर्स कोड ये एक फाइल होती है कंप्लीट, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिख सकते हैं, चाहे ये जावा के अंदर है, C++ के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर है। तो हमारे पास एक सोर्स कोड होगी जिसके अंदर हमने कोड लिखा होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने एक सोर्स कोड लिख दिए, फिर वो सारी की सारी जो सोर्स कोड होगा, सोर्स फाइल होगी, वो जाएगी कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया है और उसकी एक फ़ाइल बन जाएगी, ऑब्जेक्ट फाइल जिसे कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट फाइल को वो चला देगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है कन्वर्ट। जो हमारा सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और कंपाइल होने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, वो हमारी होती है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो मशीन लैंग्वेज का कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड, वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इजीली एग्जीक्यूटेबल होता है। उसको हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए किसी भी सिस्टम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो उसको इजीली एग्जीक्यूट कर लेगा विदाउट एनी इशू। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमने रजिस्टर्स को चेक किया, और लास्टली हमने प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उनको चेक किया। सॉफ्टवेयर्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, कंपाइलर्स के होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होती है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।